क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर दूसरा हमारा श्वसन यानी रिस्पिरेशन। आइए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए ये तो अवायवीय श्वसन की परिभाषा ही हो गई। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया अवायवीय श्वसन। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अवायवीय श्वसन कहलाता है। समझ में आ गया, जिसमें ऊर्जा अल्प मात्रा में मुक्त होती है और ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए अनुपस्थिति में, यहाँ पे उपस्थिति की बात हो रही है, उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सवाल, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे जैव कोशिकाओं का मतलब होता है जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, जो रासायनिक ऊर्जा है उनका सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं एटीपी। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यानी ये ऊर्जा इसी रूप में संचित होती है, ऊर्जा की इकाई इसे कहा जाता है। ठीक है, आपका क्लियर हुआ। 4 नंबर सवाल देखिए हमारा, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो 4 का हम लिखेंगे, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं और यही टूटता है। ठीक है, ये श्वसन में होता है। इसके बाद देखिए 5वां, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखिए। काफ़ी सरल है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संपूर्ण श्वसन के 2 अवस्थाओं में विभक्त हैं। कौन कौन सी। अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायवीय श्वसन कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। सांस लेना जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। पहला तो कारण हो गया जीवित रहने के लिए, और दूसरा कारण हो गया भोजन के पाचन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी श्वसन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, और जरूरी पोषक यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लिखेंगे जीवित रहने के लिए तथा शरीर को आवश्यक ऊर्जा एवं पोषण ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन की जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखिए 7वां सवाल, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या मुक्त होता है। तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देते हैं। तो क्या मुक्त होता है। देखिए यहाँ पे नज़र डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं, और इसी प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पूरा बनता है। ठीक है, यही प्रोडक्ट में बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, श्वसन के 2 चरण किस आधार पर बांटा गया है। कौन से आधार पर बांटे गए हैं। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जो वायवीय और अवायवीय श्वसन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9 नंबर क्या है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। हमें परिभाषा करनी है। देखिए हम अवायवीय श्वसन की परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वह श्वसन का प्रथम चरण, यानी हमें ऐसे लिखना है, अवायवीय श्वसन यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसमें अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये कही जाती है अवायवीय श्वसन। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कोशिका द्रव में, तो बनता है पाइरूवेट और ऊर्जा बनती है, और इसी पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है, कहाँ होता है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यहाँ पे 10वां सवाल क्या है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। देखिए वायवीय श्वसन किस स्थिति में आरंभ होती है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका हम उत्तर ऐसे लिखेंगे, वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है तथा ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है। इसके बाद देखिए 11 नंबर है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। जो देखिए जो प्रथम चरण में जो पाइरूवेट बनता है कोशिका द्रव में, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है।
तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन के दूसरे चरण वायवीय श्वसन में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ होता है? तो वायवीय श्वसन में माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे ऊर्जा भारी मात्रा में निकलती है। 12 नंबर सवाल देखिए, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ पे सवाल में है किन अंगों द्वारा होता है। जो अगला सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 13, उसमें क्रिया बताना है किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। हमें इसमें बताना है किन अंगों द्वारा होता है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान पौधे के पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तने, ठीक है, कड़ी त्वचा पर, वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करते हैं, यानी इन अंगों द्वारा संपन्न होता है। समझ में आ गया। देखिए 13 नंबर में है, पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है, डिफ्यूजन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर हमारा, अमीबा तथा पारामीशियम में श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? देखिए दोनों एकल कोशिकीय जीव होते हैं, तो इनका श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से, स्ट्रक्चर द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए एक कोशिकीय जंतु अमीबा पारामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। कैसे होता है? कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। इनमें कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए 15, मछली के श्वसन अंगों के नाम हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए मछली में श्वसन गैसों का आदान प्रदान गिल्स में स्थित रक्त वाहिनियों के रक्त और जल के बीच विसरण द्वारा होता है। तो सबसे प्रमुख श्वसन अंग गिल्स ही हो गए, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा 17 नंबर, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन किस प्रकार, वो श्वसन का प्रकार क्या कहा जाता है? देखिए स्थलीय कीट जितने भी होते हैं उनमें श्वसन, जिसमें ट्रेकिया शामिल है। स्थलीय कीट जो है, देखिए स्थलीय कीट जितने भी होते हैं उनमें श्वसन जो है कैसे पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सीधे रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतकों में पाया जाता है, यानी उनका ट्रेकिया द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। श्वास लिए ट्रेकिया द्वारा संपन्न होता है, उसमें फेफड़ा नहीं होता, तो इसे कहा जाता है ट्रेकियल श्वसन। हम लिखेंगे ट्रेकियल श्वसन कहा जाता है। 18 नंबर सवाल देखिए, वर्टिवेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम हमें लिखना है जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो इसका उत्तर देखिए लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिवेटा के दो जो जीव हैं फेफड़े से होता है श्वसन। पहला है एविस जिसमें पंछी आ जाते हैं, दूसरा है मेमलिया यानी मनुष्य आ जाते हैं। तो कौन सा हमें लिखना है? एविस कोष्ठ में पंछी, मेमलिया मनुष्य। 19 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। जो श्वसन अंग में जो श्वसन क्रिया में अंग शामिल होते हैं प्रत्येक का नाम हमें बताना है सिर्फ। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है, यहाँ से हम करेंगे। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। 20वां सवाल देखिए, फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रिया से पूर्ण होता है? देखिए यहाँ पे श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा दो क्रिया से पूर्ण होता है। पहला प्रश्वास, दूसरा है अश्वास, ठीक है। और किन स्थितियों में कहा जाता है यहाँ पे बताया गया है। तो हमें बस यही बताना है। ऐसे फेफड़े द्वारा श्वसन दो क्रिया से, पहला प्रश्वास और दूसरा अश्वास से संपन्न होता है। 21 नंबर सवाल देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम लिखेंगे श्वसन क्रिया से होता है, रिस्पिरेशन क्रिया से होता है। समझ में आ गया। 22 नंबर, यीस्ट में पाइरूवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे किण्वन। देखिए हम ऐसे लिखेंगे पूरा, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, ठीक है, फर्मेंटेशन कहलाती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये रहा। 23 नंबर सवाल देखिए, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे मांसपेशियों में ऐंठन का यही कारण बनता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। अगला सवाल देखिए हमारा 24, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो काफ़ी सरल है, तो हम लिखेंगे वायवीय श्वसन में होता है,
ठीक है, जो प्रथम चरण में बना पायरूवेट है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 25 नंबर, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी सी स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? हमें बस यही लिखना है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे लैरिक्स में खुलती है। 26 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है, प्रत्येक श्वसनली फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, प्रत्येक श्वसनली या ब्रोंकिल्स फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वास नलिकाएं या ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है, यानी ब्रोंकिल्स बनाती हैं। आइए इसके बाद 27 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है, वो स्थिति बताना है सिर्फ हमें। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। मनुष्य का फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर फ्लोरल गुहाओं में स्थित रहता है। कहाँ रहता है? फ्लोरल गुहाओं में स्थित, यानी आपको ये पूरा लाइन लिख लेना है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, वक्ष गुहा के पश्चिम भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम ऐसे, वक्ष गुहा के पश्चिम भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डायफ्राम कहते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, ये हो गया आगे वाला भाग, ये हो गया पीछे वाला भाग, ये रहा डायफ्राम। अगला सवाल देखिए 29, हेमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, लाल रुधिर कोशिकाओं में, रेड ब्लड सेल आरबीसी में हेमोग्लोबिन तत्व अवस्थित रहता है, पाया जाता है। इसका काम है खून में ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना। इस सेशन का आखिरी सवाल 30 नंबर, रक्त में फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड का बचा हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं उच्छ्वास। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे उच्छ्वास कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।